राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत की कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी पति पत्नी के अटूट प्यार विश्वास पर है। कहानी का नाम है विषैली नागिन। आइए कहानी शुरू करते हैं। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। बाहर अंधेरा घिराया था। नन्हा मुनीर अभी भी सो रहा था। उस बेचारे को क्या पता इन 3 दिनों में उसकी और उसकी माँ की दुनिया किस तरह उजड़ गई थी। अभी परसों ही तो कौशल मुनीर को उछाल उछाल कर खेल रहा था और मुनीर खिलखिलाकर हंस रहा था। कामनी ने आदत के मुताबिक दोनों का वीडियो भी निकाल लिया था, पर आज कामनी की दुनिया उजड़ चुकी थी। कौशल कल रोज की तरह ऑफिस गया था। ऑफिस की टेंशन वह कभी भी कामनी को नहीं बताता था। मस्ती मोला स्वभाव का कौशल एक स्मार्ट हैंडसम लड़का था। सभी उसके साथ मस्ती करते रहते थे। कुछ महीने पहले ऑफिस में नताशा नाम की लड़की ने ज्वाइन किया था। काम में अनाड़ी पर ऑफिस गपशप और खास तौर पर ऑफिस के लड़कों पर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना उसका ऑफिस आने का एकमात्र उद्देश्य था। ज्यादातर लड़के तो उसके इस स्वभाव को जानकर उससे दूरी रखी हुई थी। कौशल एक तो मस्त रहने वाला लड़का था, उस पर वह लड़की उससे बहुत छोटी थी। इसीलिए भी कौशल और नताशा की नोकझोंक चलती रहती थी, जिसे सभी जानते थे। नताशा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। काम न करने के बावजूद भी बहुत जल्दी आगे बढ़ने की उसे जल्दी थी। कौशल नताशा के साथ काम के सिलसिले में शहर में और शहर के बाहर भी जाता रहता था। कौशल को पता नहीं था नताशा के खूबसूरत चेहरे के पीछे एक भयानक चेहरा है जो कौशल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। एक दिन अचानक नताशा घर आ गई। वह पहले भी कौशल के घर आ चुकी थी। कौशल ही उसे कामनी से मिलवाने लाया था। कामनी ने उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी की थी। जब कामनी को पता नहीं था कि वह एक विषैली नागिन का आओ भगत कर रही है। जब नताशा कौशल के घर पहुंची तब कौशल और कामनी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कामनी ने मुनीर को संभालने वाली आंटी के साथ रोज जैसे मुनीर का बैग भी भर लिया था। अचानक नताशा को देखकर कामनी और कौशल दोनों चौंक गए। नताशा की हालत ठीक नहीं लग रही। उसके बाल बिखरे हुए थे, लिपस्टिक फैली हुई थी, आंखें लाल हो रही थी। उसने कपड़े भी घर के पहन रखे थे। आते ही उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी ये हालत देखकर दोनों परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें इस तरह हैरान देखकर वह तेजी से कौशल के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे झंझोड़ते हुए कहने लगी, कोशु, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया और तुमने मुझे बिना ब्याहे माँ बनाने पर मजबूर कर दिया। उसकी ऐसी ऊट पटांग बात सुनकर कौशल डर के मारे एक दो कदम पीछे हट गया। कामनी तो कुछ भी नहीं समझ पाई कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पर जब उसने कौशल को पीछे हटते देखा तो वह आगे बढ़कर थोड़े गुस्से और दुख से नताशा को पीछे करते हुए बोली, ये क्या नाप शनाप बक रही हो तुम? कौशल के ऊपर इतना बड़ा आरोप किस आधार पर लगा रही हो? नताशा कामनी की तरफ मुड़ गई और जोर से बोली, हाँ, मुझे मालूम था कि तुम और कौशल मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैं डीएनए रिपोर्ट साथ लाई हूँ। ये सुनकर कामनी और कौशल चकित रह गए। कामनी ने नताशा के पेपर छीने
और तेजी से उसके पन्ने पलटने लगी। पेपर में पिता के नाम की जगह कौशल का नाम लिखा हुआ था। कामनी और कौशल का विवाह लगभग 3 साल की लंबी दोस्ती के बाद हुआ था। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। उन दोनों के प्यार के किस्से अभी तक कॉलेज में याद किए जाते हैं। कामनी को कौशल पर पूरा विश्वास था कि ये सब नताशा कौशल को फंसाने के लिए कर रही है, पर इस समय दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। कामनी ने नताशा को पास पड़ी चेयर पर बैठाया और उसे समझाते हुए बोली, नताशा क्या हुआ है? तुम तो कौशल की बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं जानती हूँ तुम उसके साथ कई बार ऑफिस के काम से शहर से बाहर भी गई हो, पर मुझे वहां क्या हुआ, तुम्हारा काम कैसा रहा, सब कौशल बहुत खुश होकर बताया करता था। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि उसने तुम्हारा गलत फायदा उठाया होगा। तुम क्यों उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? देखो, तुम्हें कौशल को लेकर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम सोचो कि कौन तुम्हारे साथ इतना घटिया काम कर सकता है। हम मिलकर उस दुष्ट को सजा देंगे। नताशा ने कामनी का हाथ झटकते हुए अपनी आवाज को जोर जोर से बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता था कि तुम अपने प्रिय पति की हरकतों को इसी तरह छुपाओगी। मेरे साथ इसी ने गलत किया है। मुझे इस हालत में इसी आदमी ने पहुंचाया है। अब देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। अब तक चुपचाप स्तंभ रहकर देख रहा कौशल गुस्से से पागल हो गया और चीख कर उसने नताशा की गर्दन पकड़ ली और बोला, ए लड़की, ऐसी बकवास बातें करके और ये झूठी डीएनए रिपोर्ट मुझे मत दिखा के डरा। मैं अपने इकलौते बेटे की कसम खाता हूं जो मैंने तुझे हाथ भी लगाया हो। ये बच्चा किसका है ये तू अच्छी तरह से जानती है, पर मुझ पर इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रही है पता नहीं, पर मैं बहुत जल्दी ही इस बात को सिद्ध कर दूंगा। कौशल और कामनी के घर आकर बहुत तमाशा किया। सोसाइटी के अन्य फ्लैट्स की खिड़कियां भी खुलने लगी। बहुत सारा ड्रामा करके नताशा घर चली गई। कौशल और कामनी हैरान परेशान से वहीं सोफे पर बैठ गए। मुनीर को खिलौने वाली आंटी भी घबराकर चुपचाप घर से बाहर चली गई। 2 साल का मुनीर रोने लगा। तब कामनी ने उसे उठाया और दूध पिलाकर सुला दिया। फिर वह कौशल के पास आकर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे समझाते हुए बोली, कौशल, परेशान क्यों हो रहे हो? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो हमें डर किस बात का? हम नताशा की बात का जवाब जल्दी ही उसकी ही भाषा में देंगे। तब कौशल बोला, कामनी, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं किया है मैंने। नताशा झूठ बोल रही है, पर फिर भी आजकल लड़कियों की बात को सही मानकर लोग उस वक्त का विश्वास कर लेते हैं। अगर सभी ऑफिस में सबको ये बताएगी तो मैं किस किस को समझाता फिरूंगा कि नताशा झूठ बोल रही है। नताशा के पेट में मेरा बच्चा नहीं है। तभी कौशल के फोन की घंटी बजी, जिसे कामनी ने उठाया। दूसरी तरफ से कौशल का ऑफिस का सबसे अच्छा दोस्त विक्रम बोल रहा था। विक्रम ने कामनी से पूछा, कौशल कहाँ है? कामनी ने बताया, कौशल वॉशरूम में है। तो उसने कामनी से कहा, कामनी, नताशा ऑफिस में आकर कौशल के बारे में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही है। वह जर्नल मैनेजर के कमरे में जाकर बहुत हल्ला मचा रही है। कौशल से बोलो वह तुरंत ऑफिस आए और यहाँ की स्थिति को संभाले। कामनी ने अच्छा कहते हुए फोन रख दिया। कौशल ने विक्रम की सारी बातें सुन ली थी। अब वह और भी ज्यादा परेशान हो गया था। तब भी ऑफिस जाना जरूरी था। कामनी बोली, रुको कौशल, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कामनी ने सोते हुए मुनीर को गोद में लिया और फ्लैट में ताला लगाकर कौशल के ऑफिस के लिए निकले।
ऑफिस पहुंचते तो ऑफिस में ही लोग ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। कौशल अपने ऑफिस में एक बड़ी पोस्ट पर था और अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण लोकप्रिय था। इस समय कोई भी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। कौशल और कामनी सीधे जनरल मैनेजर के कैबिन में गए। जनरल मैनेजर प्रज्ञा एक महिला थी जो कौशल को अच्छी तरह से जानती थी। कामनी और कौशल के कैबिन में पहुंचते ही प्रज्ञा खड़ी हो गई और बोली, कौशल यह सब क्या है? नताशा यह सब क्या कह रही है? जब उसने दोनों को बदहवास हालत में आए हुए देखा तो उसने पास आकर दोनों के लिए कुर्सी दी और फिर पानी का गिलास कौशल के सामने रखते हुए बोली, कौशल पहले शांत हो जाओ, फिर मुझे बताओ यह सब क्या है। कौशल कुछ बोलता उसके पहले ही कामनी बोल पड़ी, प्रज्ञा यह सब कुछ नताशा का बनाया हुआ नाटक है। पता नहीं क्यों वह कौशल पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, साथ में डीएनए रिपोर्ट लेकर घूम रही है ताकि अपनी बात को सिद्ध कर सके। कौशल ने ऐसा कुछ नहीं किया, वह लाइव डिटेक्टिव टेस्ट के लिए भी जाएगा। यह सुनते ही कौशल ने आश्चर्य से कामनी की तरफ देखा और आंखों से उसे कुछ इशारा किया। कामनी चुप हो गई। नताशा ने जब कौशल और कामनी को ऑफिस में आते हुए देखा तो वह तुरंत जनरल मैनेजर की कैबिन में पहुंची और फिर सुबह जैसा नाटक शुरू कर दिया। ऑफिस के सभी लोग जनरल मैनेजर के कैबिन के आसपास इकट्ठे होकर नताशा को देखने लगे। तब प्रज्ञा ने बाहर आकर सभी को समझाया, यह एक बहुत ही सीरियस मामला है, आप सभी अपनी अपनी सीट पर जाइए और काम की शुरुआत करें, मैं देखती हूँ आगे क्या हो सकता है। प्रज्ञा ने नताशा को एक चेयर दी और फिर उससे सारी बात ठीक से बताने को बोला और कहा, नताशा यह ऑफिस है, तुम्हें इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बातें करने की परमिशन नहीं है। जो भी कहना है वह शांत और ठीक से मुझे बताओ। नताशा ने रोने का ड्रामा करते हुए कहा, मेरे साथ कौशल ने रेप किया है। जब हम लोनावाला ऑफिस के काम से गए थे तब इसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया, फिर इसने मेरा रेप किया। कौशल चिल्लाकर बोला, नताशा यह क्या बड़बड़ा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और लोनावाला में तो हम अलग अलग होटल में रुके थे, फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जब हमारे होटल ही अलग थे तो हम कब मिले थे? नताशा बोली, यह सब भी तुम्हारे ड्रामे का प्लान था कि हम अलग अलग होटल में रुके ताकि मैं कभी यह सिद्ध न कर पाऊं कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है। कामनी और कौशल दोनों नताशा की चालाकी देखकर दंग थे। प्रज्ञा को भी नताशा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर फिर भी उसके हाथ में डीएनए रिपोर्ट जो यह बता रही थी कि नताशा के पेट में अगर बच्चा है तो वह कौशल का हो सकता है।